हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ड्युअलिटी इन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एग्जांपल नंबर 3 करेंगे, जो क्या थी, काउंटर एग्जांपल थी हमारी वोल्फ ड्युअलिटी थ्योरम की। ये थ्योरम हमने स्पेक्ट्रम की बुक से की थी, क्योंकि परसाइज की बुक में ये बहुत छोटी और डिफिकल्ट दे रखी है, तो आपने वहां से इस थ्योरम को नोट कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये देखो कितनी बार पंजाब यूनिवर्सिटी में आई हुई है। तो ये थ्योरम आपको या तो 8 मार्क्स या 16 मार्क्स में आ सकती है। 16 मार्क्स में कैसे आएगी? अगर इसको हम ऐड कर देंगे, या ये पूरी एग्जाम्पल भी आपको 16 मार्क्स में आ सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी लेंथी भी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने प्रॉब्लम कंसीडर कर ली, किसमें? मिनिमम में। और f क्या है? 0 ऑफ x सब्जेक्ट टू x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r एंड x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अल्फा, x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। फॉर सम नॉन नेगेटिव रियल नंबर अल्फा, देन हमने शो करना है कि देयर एग्जिस्ट x बार, और हमारा ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन x बाय यू बाय, ये हमारा क्या था? पॉइंट था। एंड डुअल प्रॉब्लम रिस्पेक्टिवली, ये हमारी प्राइमल की है और ये हमारा पॉइंट डुअल का है। बट g डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द 6 कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन एट x बार। तो हमने मेन यही प्रूव करना है कि हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो किसी भी जो CQ कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, अगर आपको याद हो, ये किसकी इक्वेशन होती थी? सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन कैसे होती थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारा क्या होता था? रेडियस, और सेंटर क्या है? 0 0। यहां पे हमारा सेंटर क्या है? -1 0 और 1 0। यहां तक तो हमें जो गिवन था वो लिख लिया। उसके बाद इसका डुअल बनाएंगे, जैसे हमने एग्जांपल्स में किया था। डुअल कैसे बनाते हैं? मैक्सिमम लिख के, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x प्लस यू g ऑफ x। तो इसकी कंस्ट्रेंट किसमें इक्वल थी? डेल f ऑफ x प्लस यू डेल g ऑफ x इक्वल टू 0। डेल का मतलब होता था डेरिवेटिव, और ऐसी डेल ऑफ g का मतलब कंस्ट्रेंट्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। और u हमारा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x हमारा बिलोंग करता है कैपिटल X को। दैट मीन्स यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन हम क्या लेकर चल रहे हैं? 0 लेकर चल रहे हैं, तो सिंपल 0 पुट कर दिया। देन हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं x1 x2, तो हमने u1 u2 ले लिया। u1 g1x प्लस u2 g2x सब्जेक्ट टू, यहाँ पे आ गया 0, u1 डेल g1x प्लस u2 डेल g2x इक्वल टू 0, वे u1 u2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और पॉइंट्स हमारे x को बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे g1 की वैल्यू पुट कर दी, g2 की वैल्यू पुट की, जो हमने ऊपर ली थी। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कंस्ट्रेंट्स गिवन है हमें। उसके बाद फिर से क्या कर दिया? इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। किसका डेरिवेटिव किया? g1 का। g1 का हम विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? कर्ल g अपॉन कर्ल x1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव किया तो 2x1 प्लस 1। फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव किया तो आ गया 0 2x2। ऐसे हम g2 का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1। क्या आ गया हमारा? 2 आगे आ गया, x1 माइनस 1 की पावर 1, दैट मीन्स यही टर्म आ गई। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x2 किया तो ये बन गया 0 2x2। अल्फा का डेरिवेटिव 0, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया, और इक्वल टू 0 0 आ रहा है। u हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और पॉइंट्स x को बिलोंग करे। सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमारा बन गया 2 को कॉमन निकाल के उधर 0 बन गया, तो बन गया u1 x1 प्लस 1 u2 x1 माइनस 1 इक्वल टू 0 u1 x2 प्लस u2 x2 इक्वल टू 0, वेयर u1 u2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x1 x2 बिलोंग्स टू x। उसके बाद हमने क्या किया?
जो हमारा रेडियस था उसको 1 ले लिया, ये हमने कंसीडर किया है, टेक किया है। तो गिवन इक्वेशंस थी सर्कल की, वहां पे हमने 1 1 पुट कर दिया। इसका मतलब रेडियस क्या है हमारा 1 और हमारा सेंटर के पॉइंट्स क्या है -1, 0 और यहाँ पे हमारे बन रहे हैं 1, 0। तो हमारे पास 2 सर्कल आ गए जिसका सेंटर क्या है -1, 0 और उसका रेडियस क्या है 1। ऐसे ही यहाँ पे बन गए। फ्रॉम फिगर वी नोट दैट सर्कल x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे x1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं 0 0 पॉइंट पे। सो हमारा x किसके इक्वल आ गया 0 0 के, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया फिजिबल पॉइंट आ गया, प्राइमल का फिजिबल पॉइंट बन गया हमारा 0 0। हमने अब प्रूव क्या करना है कि जी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा किसी भी कंडीशन को, कौन से पॉइंट पे x बार 0 0, क्योंकि 0 0 हमारा क्या बन गया ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन बन गया। क्योंकि मेन टारगेट हमारा यही होता है कि पहले हमने ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद हमने जो कंडीशन गिवन है उसको प्रूव कर देना है। फर्स्ट हम लेके चले हैं KH कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन। इसका रिजल्ट क्या होता था, ये देखो इसका रिजल्ट क्या है KTCQ का रिजल्ट। फर्स्ट हमने प्रूव करना होता है E ऑफ 0 इज इक्वल टू x बार, फिर सेकंड होता है E ऑफ R बिलोंग्स टू S, फिर इसका डेरिवेटिव लैम्डा D के इक्वल होना चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम बोल देंगे कि हमारी जो पॉइंट है वो CQ, दैट मीन्स कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो गिवन होता है वो ले लिया हमने, डेल G1 x ट्रांसपोज D बार लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे डेल G2 x बार ट्रांसपोज D बार लेस देन इक्वल टू 0 वेयर D बार बिलोंग्स टू R स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं x1 x2। सिमिलरली G1 का डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे ये था, ऐसे ही G2 का पुट कर दिया। और D का डेरिवेटिव क्या होता है D1 D2 लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे आ गया, इसका ऊपर क्या कर दिया ट्रांसपोज, उसके बाद पॉइंट पुट कर दिया। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, कॉलम हमारी चेंज होगी रो में, तो इसका 0 पुट किया 0 + 1 दैट मीन्स 2, यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 आ गया। D1 D2 एज इट इज लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पुट किया 0 - 1 इज -1 तो -2 आ गया, ऐसे 0 पुट कर दिया। देन उसके बाद मल्टीप्लाई किया 2 × D1 लेस देन इक्वल टू 0 -2 × D1 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब D1 लेस देन इक्वल टू 0, D1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों को कंबाइन करके D1 इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीन्स D वेक्टर है यहाँ पे, D वेक्टर, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। D वेक्टर है ना ये, हाँ वेक्टर ही है। D वेक्टर जिसमें D1 की वैल्यू 0 आ गई, D2 हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू क्या है, इसलिए हमने R को बिलोंग कर दिया। R क्या है हमारा रियल नंबर्स। हमने लेकर चले कि G हमारा सेटिस्फाई कर रहा है KT कंडीशंस को, तो हमने इसकी जो सारी कंडीशंस है उसको ले लिया कि E0 0 0 के इक्वल है, ER X को बिलोंग कर रहा है, उसका डेरिवेटिव लैम्डा D वेक्टर को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज। डेल D वेक्टर की वैल्यू हमने ऊपर प्रूव किया क्या है, फाइंड किया 0 D2, तो यहाँ पे पुट कर दिया इक्वल टू 0 ले लिया। इसका मतलब लैम्डा D2 इक्वल टू 0 आ गया, बट ये पॉसिबल नहीं होता है, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल D बिलोंग्स टू Rn। क्योंकि हम लेके चले हैं कि हमारा जो D है वो किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा है। पॉजिटिव टर्म जिसमें नेगेटिव टर्म्स नहीं होती। पॉजिटिव टर्म्स हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 अप टू so on, 1 2 3 अप टू so on। जो हमारा 0 है वो हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसीलिए हम जो पॉजिटिव टर्म है उसको हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेगेटिव टर्म्स कौन सी होती है, जैसे -1 -2 -3 ऐसे so on। ये हमारी बन गई नेगेटिव टर्म्स और ये हमारी बन गई पॉजिटिव टर्म्स। तो ये सारी पॉजिटिव टर्म्स किसको बिलोंग कर रही हैं, Rn को। सो हमारा G सेटिस्फाई नहीं हुआ KT कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन को। ऐसे हम सेकंड को प्रूव करते हैं कि हमारी जो सेकंड कंस्ट्रेंट है उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। AHU
कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन, इसमें हमने क्या किया, आई को 1,2 पुट कर दिया, G1 G2 हमें गिवन है और हम कन्वेक्स फंक्शन लेकर चल रहे हैं। V किसके इक्वल है, V हमें पता है कि कनकेव होना चाहिए और W कन्वेक्स होना चाहिए। अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। V किसके इक्वल होना चाहिए, फाई के। W हम लेके चले हैं, कौन सा पॉइंट है कन्वेक्स का, 1,2। आपने ध्यान रखना है कि 1,2 हमारा कन्वेक्स का पॉइंट है और कनकेव का पॉइंट हमारा फाई है। दैट मीन्स V इज इक्वल टू फाई, W इज इक्वल टू 1,2। नाउ डेल GW X ट्रांसपोर्ट D वेक्टर ग्रेटर देन 0 ले लिया, इसका मतलब G1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, G2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर से यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया जैसे हमने ऊपर पुट किया था। क्या आ रहा था, 2 0 माइनस 2,0, इसको हम स्टार दे देते हैं, फिर हम लिख देंगे यूजिंग स्टार। सो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग स्टार। देन यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ले लिया, इसका मतलब 2D1 ग्रेटर देन 0 माइनस 2D1 ग्रेटर देन 0। कोई भी टर्म लेस देन ग्रेटर देन नहीं हो सकती, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब हमारी D1 या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0, तो हम दोनों को कंबाइन करके इक्वल टू 0 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप D की वैल्यू 1 ले लो, 1 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो पॉसिबल है, बट 5 नॉट इक्वल टू 0 ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 5 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो हमारा G क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाई हो गया AHU कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन। ऐसे हमने थर्ड कंडीशन को प्रूव करना है। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड x बार बिलोंग्स टू x सच दैट GI x बार लेस देन 0 होना चाहिए। इसमें हमने क्या किया, x हमें गिवन है, कौन सा पॉइंट था, 0 0 जो कन्वेक्स का पॉइंट था, और GI x बार भी इक्वल टू 0 है। ये हमारे दोनों ही कंडीशन किसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, स्लैटर कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होती है, लेस देन 0 होनी चाहिए अगर पॉइंट पुट करती है, बट यहाँ पे तो हमारी इक्वल टू आगे फिर से सेटिस्फाई नहीं करा हमारा G। ऐसे हमने फोर्थली कार्पिन कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन, वी नो दैट अगर हमारी जो ये स्केल्टर है वो सेटिस्फाई करती है तभी हमारी K कार्पिन कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई करती है, बट ये सेटिस्फाई नहीं करी, इसलिए जो कार्पिन कंस्ट्रेंट है वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। कौन से पॉइंट पे, x बार पे। x बार हमारा पॉइंट कौन सा है, 0,0, तो हमारा ये पॉइंट है। ये देखो हमने इसका चार्ट भी किया था, अगर स्केल्टर सेटिस्फाई करिए तभी हमारी कार्पिन सेटिस्फाई करेगी, अगर कार्पिन सेटिस्फाई करेगी तभी हमारी स्केल्टर सेटिस्फाई, तो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं की। वैसे तो हमें दिख ही रहा है चार्ट से भी हमारी कोई भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि पहले हमने ये सारी प्रूफ कर दी कि हमारी ये चारों सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। उसके बाद हम ये वाली करेंगे स्ट्रिक्ट और रिवाइज, ये दोनों रह गई हमारी, बाकी हमने सारी प्रूफ कर दी। सॉरी, स्ट्रिक्ट और रिवाइज हमारी ये है, ये तो हमने प्रूफ कर दी ये वाली। दैट मीन्स थर्ड और सिक्स्थ को प्रूफ करना है हमने। ये भी हमने सिंपल अपनी वर्डिंग में लिख देना है। कैसे लिखोगे, वी नो दैट इफ स्ट्रिक्ट quadratic constraint qualification is satisfied then scatter constraint qualification और also satisfied, बट हमें पता है कि ये दोनों सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए हमारी जो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं करी। ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। मेन क्या था, उसका चार्ट याद रखना है। मैंने पहले भी बोला था आपको कि वो जो 6 कंस्ट्रेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका जो चार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम आगे थ्योरम्स करेंगे वही सभी में यही 6 कंस्ट्रेंट्स को यूज करेंगे, तो पहले आपने वहां पे उसको लर्न करना है जो हमारे 6 कंस्ट्रेंट्स हैं। नाउ अब हमारी लास्ट क्या रहेगी, रिवाइज कन्वेक्स कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन। ये भी हमने अपनी वर्डिंग में लिख देना है। वी नो दैट AHU कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन एंड KT कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन आर बोथ नेसेसरी और सफिशिएंट भी लिख सकते हो।
रिवाइज कन्वेक्स कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन since both AHU constraint qualification and KT constraint qualification do not hold कौन से पॉइंट पे x बार किसके इक्वल है हमारा 0 का, जो हमारा ऑप्टिमल फिजिबल पॉइंट है। देयरफॉर जो हमारी रिवाइज कन्वेक्स कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगी कौन से पॉइंट पे x बार पे। तो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया कि हमारा जो g है वो किसी भी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना है। पीछे हमने क्या फाइंड किया था, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे, फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये देखो जो x,0 आया था वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन था। अब हमने क्या लेकर आना है, फिजिबल सोल्यूशन। उसके लिए क्या किया, सिंस x बार 0,0 इज दी जो x 0,0 हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन था। इसका मतलब हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। एक बार दोबारा देखो, जो x बार हमारा 0,0 पॉइंट था वो क्या था, फिजिबल सोल्यूशन था। अब हमने क्या फाइंड करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या किया, मैंने पहले गलत बोल दिया था। हमारा जो x बार पॉइंट है वो क्या है, फिजिबल सोल्यूशन है। अब हमने फाइंड करना है ऑप्टिमल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x बार 0,0 इज दी ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ मिनिमम प्रॉब्लम। मिनिमम प्रॉब्लम मतलब प्राइमल प्रॉब्लम, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के। वी विल शो दैट देयर एग्जिस्ट u बार क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और u बार x बार हमारा क्या होता है, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन होता है। ये हमने थ्योरम में प्रूव किया है। ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन किस पे होता है, डुअल प्रॉब्लम में। ये देखो हमारा जो x बार u बार है वो क्या होता है, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन होता है। ये हमने वॉल्फ थ्योरम में प्रूव किया था। और जो हमारा f ऑफ x बार है वो किसके इक्वल होना चाहिए, xi x बार कॉमा u बार के। नाउ सिंस वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल प्रॉब्लम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम प्रॉब्लम, ये हमने कौन सी डेफिनेशन लगा दी, वीक डुअलिटी थ्योरम की। वीक डुअलिटी थ्योरम में हमने यही किया था ना कि प्राइमल इज ग्रेटर देन इक्वल टू डुअल। तो हमने कौन सी कंस्ट्रेंट ले ली, इक्वेशन ले ली, प्राइमल इज इक्वल टू डुअल। तो हमने यहाँ पे ये टर्म कंसिडर कर ली। प्राइमल का मतलब होता है मिनिमम प्रॉब्लम इज इक्वल टू डुअल प्रॉब्लम। हमारी मिनिमम प्रॉब्लम और डुअल प्रॉब्लम इक्वल टू 0 आ गई। इसका मतलब जो इक्वेशन होती है f ऑफ x बार प्लस u बार g ऑफ x बार किसके इक्वल आ गई, 0 के। ये हमारी इक्वेशन होती है। क्या होती थी, f ऑफ x प्लस u g ऑफ x इक्वल टू 0। अगर इस पे पॉइंट पुट कर देंगे एट x इज इक्वल टू x बार तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। f ऑफ x बार 0 की इक्वल है, यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस u बार g ऑफ x बार इक्वल टू 0। u बार किसके इक्वल, u बार g ऑफ x बार इक्वल टू 0 आ गया। Therefore we choose u bar equal to 0,0 belongs to R square so that x by u bar क्या हो गया 0,0 is optimal feasible solution of dual problem with maximum value क्या होगी इसकी 0। इसका मतलब जो x by u bar है वो feasible solution भी है और optimal feasible solution है किसका, dual problem का। Now इसका रिमार्क क्या है, another important duality theorem is the converse of Wolff duality theorem। duality theorem मैंने पीछे आपको करवाई थी, duality theorem in ये वाली duality in non-linear programming problem। ये प्रिसाइज के बुक में गिवन नहीं है तो आपने इसको नोट कर लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो 8 मार्क्स में आ सकती है। जो हमारी duality theorem है वो किसका कन्वर्स है, Wolff duality theorem का। in fact there are a number of converse of Wolff there are a number of converse of the Wolff duality theorem। बस इसका मतलब यही है कि हमारी जो duality theorem है वो किसका कन्वर्स है, Wolff duality theorem का।
इसमें दो थ्योरम्स और लाई कर रही हैं। फर्स्ट है हमारी स्ट्रिक्ट कन्वेक्स थ्योरम, नेक्स्ट है एच स्ट्रिक्ट कन्वेक्स थ्योरम। In order to obtain it, we have to modify the hypothesis of Wald-Duality theorem. These theorem hold under somewhat different assumptions and the proof of complete different from each other. बस इसको करने की जरूरत नहीं है, बस आपने याद क्या रखना है कि जो डुअलिटी थ्योरम है वो किसका कन्वर्स है, वॉल्फ डुअलिटी थ्योरम का। आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है 16 मार्क्स में कि स्टेट एंड प्रूफ वॉल्फ डुअलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स। तो आपने ये दोनों थ्योरम्स वहां पे लिख देनी है। जो हमने अभी एग्जांपल किया वो आपने यहाँ पे नहीं करनी है प्रूफ, बस आप एक तो डुअलिटी थ्योरम करोगे फिर उसके बाद उसका कन्वर्स कर दोगे। नहीं, पहले आप वॉल्फ डुअलिटी थ्योरम करोगे फिर उसके बाद कन्वर्स में क्या लिखोगे ये। सो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 4 स्ट्रिक्ट कन्वर्स डुअलिटी थ्योरम करेंगे। ये भी इसी का एक पार्ट है। यहाँ पे इन्होंने गिवन है ना कि हमारे जो वॉल्फ थ्योरम है और डुअलिटी थ्योरम है, इसी के दो पार्ट हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो 8 मार्क्स में आ सकती है। ये देखो पंजाब यूनिवर्सिटी में कितनी बार आई है, 11, 14, 17, 19, 20, इसका मतलब 22 में भी आ सकती है। और ये सारे थ्योरम्स या तो आपको 8 मार्क्स में आएंगे या 16 मार्क्स में। अगर 16 मार्क्स में आई तो आपने थ्योरम नंबर 1 को प्रूफ कर देना है। और ये थ्योरम हम फिर से स्पेक्ट्रम की बुक से करेंगे क्योंकि इस बुक में थोड़ी सी टफ दे रखी है। थैंक यू।